अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 7 का। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव को डिस्कस किया था। हमारा कुछ टॉपिक्स उसमें से 2-3 रह गए थे, तो आज हम वो टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन हमें पता है क्या होता है। इज़, ऑन ऊपर, अंडर उसके अंदर, बिहाइंड, अराउंड, ये सब प्रेपोजिशन है, राइट। ये हम 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या 1 क्लास से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं APS में। तो प्रेपोजिशन वो है, बट अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। किसका ज़िक्र किया गया है? टाइम का ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इजी वर्डिंग में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताता है कब कोई काम होता है, यानी कि व्हेन कोई भी काम, हमें जब टाइम का पता हो बेसिकली हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं। प्रेपोजिशन तो हमारे पास बेतहाशा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास जो 3 मेन इस्तेमाल होने वाले प्रेपोजिशंस हैं, मैंने यहाँ पे वो डिस्कस किए हैं या यहाँ पे वो लिखे हैं ताकि आपको वो समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है एट। एट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एट जब हमें एग्जैक्ट कोई टाइम का पता हो, जब भी कोई टाइम, जैसे मैंने तीन एग्जांपल्स लिखी हैं। आई वेक अप एट 7 AM। देखो एट कहाँ पे यूज़ किया है? टाइम के साथ। द क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock। मेरी क्लास स्टार्ट होती है कितने बजे? 9 o'clock। टाइम पता है, टाइम के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है? एट इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो जब भी टाइम का जिक्र होगा तो प्रेपोजिशन हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये तो था हमारा एट। सेकंड हमारे पास जो है वो है हमारे पास ऑन, ठीक है। ऑन कहाँ यूज़ करते हैं? डे और डेट के लिए। डे और डेट हमें टाइम ही एक तरह से बताता है ना, तो ये हम मतलब ये 3 जो मैंने लिखे हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यही इस्तेमाल होंगे। अगर तो दूसरे आगे तो वो आपको उसका मीनिंग तो पता होगा कि कहाँ कैसे यूज़ करना है, अगर आपको ये समझ आ जाए। सो ऑन हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? जब भी हम किसी डेट, तारीख़ या फिर किसी दिन के साथ लगाएं ऑन। अब जैसे एग्जांपल देख लो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया या जाऊंगा या जाता हूँ ऑन मंडे, ठीक है। आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, मंडे के साथ, मंडे क्या है? दिन के साथ क्या यूज़ हुआ है? ऑन। शी वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, वो 15 अगस्त को पैदा हुई थी। 15 अगस्त क्या है? डेट है, तो डेट के साथ क्या यूज़ हुआ? ऑन। संडे क्या है? वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे संडे को। सो संडे इज़ अ डे, तो डे के साथ हम ऑन यूज़ करेंगे। सो बेसिकली एट कहाँ यूज़ करेंगे? एग्जैक्ट टाइम के साथ। डेट और डे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। थर्ड वन है इन जब आप मंथ्स की बात करो, ईयर्स की बात करो, सीज़न की बात करो, या किसी भी लंबे पीरियड की बात करो, तब हम इन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। माई बर्थडे इज़ इन जून। हमने अब किसकी बात की? मंथ की बात की कि मेरी बर्थडे कब आती है? जून में आती है। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947। पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। तो यानी कि लंबे पीरियड की बात कर रहे हैं, एक साल की बात हो रही है, तो फिर 1947 आया, यानी कि ईयर की बात हुई, तब हम वहाँ पे इन लगा रहे हैं। इट इज़ अ कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में विंटर में क्या होता है? सर्दियाँ होती हैं। सो इन हमने मौसम के साथ लगाया, सीज़न आया है। क्लियर है कि हम एट टाइम के साथ यूज़ कर रहे हैं। ऑन हम लोग डे और डेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपके सेंटेंस में ईयर, मंथ और सीज़न का ज़िक्र हो या लंबे टाइम का ज़िक्र हो, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। सो ये तो मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं आपको कि हम इजी वर्डिंग में आपके जहन में रहे कि जब भी आपका टाइम आए, डेट आए, तो आप ये चीज़ कहाँ इस्तेमाल करोगे, ये आपको पता होनी चाहिए। ये था आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। इसके बाद आपका एक टॉपिक है डायरेक्शन वाला। वो अभी फ़िलहाल मैं आपकी बुक से देख के बताऊंगी, बिकॉज़ अभी मेरे पास आप लोगों की बुक नहीं है, तो मैं वो टॉपिक आपको अलग से समझाऊंगी, ठीक है। सो उससे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है। इसको भी समझाने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड
आपको बता रही हूँ कि इजी वर्डिंग में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। जब दो या ज़्यादा वर्ड मिलकर एक प्रेपोजिशन का काम करें, यानी कि दो अल्फाज आपस में मिलें, उन्हें कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। कॉमन कंपाउंड जो हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब देखो प्रेपोजिशन तो हम अभी पढ़ के आए हैं, इज़, ऑन, अंडर, ऑफ, ये सब क्या थे? प्रेपोजिशन थे। यानी कि कंपाउंड और प्रेपोजिशन जब आपस में मिलें तो वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बनता है। कैसे? अब देखते हो। टू क्या था? प्रेपोजिशन। कंपाउंड उसके साथ लगा अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, आउट ऑफ, ये सब क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब ये आपके सेंटेंस में कैसे आएंगे? अब जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स 4 लिखी हैं। अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के मुताबिक, द टेस्ट इज़ टुमारो, कल आपका टेस्ट होगा। तो अब ये अकॉर्डिंग टू, 2 वर्ड्स मिले हैं, यानी कि कंपाउंड भी है और प्रेपोजिशन भी है। तो आपने ये याद रखना है, जब भी कंपाउंड और प्रेपोजिशन आपको साथ नज़र आएँ तो आप समझ लो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब जैसे लिखा है ना नेक्स्ट, द मैच वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ रेन। मैच कैंसिल हुआ किस वजह से? बारिश की वजह से। अब यहाँ देखो बिकॉज ऑफ, समझ आ रही है? कंपाउंड भी और प्रेपोजिशन दोनों साथ हैं। शी सेट नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त की आगे बैठी है। नेक्स्ट टू, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टू हमारे पास जो है कंपाउंड प्रेपोजिशन है। द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कहाँ पार्क है? इन फ्रंट ऑफ। तो ये हैं आपके कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब इसके आगे ही साथ एक जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। फ्रेज़ क्या होता है? जुमला, एक प्रॉपर, यानी कि एक फ्रेज़ बनाती है। मैं एक एग्जांपल आपको पहले ही बताती हूँ। द बुक इज़ ऑन द टेबल। अभी यहाँ पे फिर आ रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पता है, इज़, ऑन, अंडर, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं, बट उसके साथ एक छोटा सा जुमला भी ऐड हो, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन द क्या था? प्रेपोजिशन था। कहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन था? बेसिकली द टेबल क्या है? उसका फ्रेज़ बन जाएगा, यानी कि प्रेपोजिशन से आगे जो भी है वो उसका फ्रेज़ कहलाएगा। समझ आ रही? नेक्स्ट अगर देख लो, द कैट इज़ अंडर। अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। अंडर द चेयर, तो द चेयर, अंडर द चेयर पूरा एक प्रेपोजिशन और फ्रेज़ बन जाएगा। वी वॉक थ्रू द पार्क। थ्रो क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। द पार्क उसमें ऐड हो गया तो वो एक फ्रेज़ बन गया। वी लिव नियर द स्कूल। नियर क्या था? प्रेपोजिशन था। द स्कूल भी ऐड हो गया तो वो क्या बन गया? एक फ्रेज़ बन गया। तो ये था प्रेपोजिशनल फ्रेज़। अब आपके पेपर में ये दोनों साथ आ सकते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन भी आ सकता है और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी आ सकता है, ठीक है। अब आपको पता हो कि बिकॉज ऑफ द रेन, अब लिखा ना बिकॉज ऑफ क्या है? एक कंपाउंड प्रेपोजिशन तो लिखा हुआ है, ठीक है। द रेन अगर मैं लिखूँ उसके आगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ, बिकॉज क्या था आपका? प्रेपोजिशन। बिकॉज ऑफ क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन है बेसिकली। और द रेन उसकी वो एक फ्रेज़ बन जाएगी, कि दोनों आपका कंबाइन आ सकता है। तो आपको ये पता हो कि कंपाउंड प्रेपोजिशन है क्या और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ क्या है, ठीक है। तो इसकी मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग वर्कशीट्स गूगल से निकालो, गूगल्स पे बेतहाशा वर्कशीट मौजूद हैं। आप अपना टॉपिक लिखो, एपीएस आगे लिखो, अपनी क्लास लिखो, तो और ये आपकी आगे बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। तो उसको प्रैक्टिस करो और चेक करो कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं ठीक, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव हमें पता है कि क्या होता है, यानी कि किसी की खूबी बयान करना। अगर मैंने बोला है कि अली इज़ टॉलर इन क्लास, या इन क्लास, अगर मैं सिंपल बोलती हूँ अली इज़ टॉलर देन अहमद, अली लंबा है अहमद से, सिर्फ एक बंदे की बात करी, यानी कि 2 लोगों के दरमियान बात हो रही है, अली के दरमियान और अहमद के दरमियान, तो ER लगेगा। अगर मैंने कहा है कि अली इज़ डैश इन द क्लास, तो वो जो टॉलर 2 लोगों के दरमियान था, टॉलेस्ट आएगा। फिर वो पूरी क्लास में अली लंबा है, यानी मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, तो पूरी क्लास में अगर अली लंबा है तो हम EST लगाएंगे। तो ये होता है एडजेक्टिव, एक होता है सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव होता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं बताती हूँ, ये था एडजेक्टिव, ठीक है। फिर हम एक
मैं आपको एक वाइट पेपर पे समझाती हूँ, देन आपको समझ आएगी। वेट, ओके। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, एक होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की टाइप है कंपैरेटिव, मैं सी से बता रही हूँ सिर्फ, और एक होता है सुपरलेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव में हम ER का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव में हम EST का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि टॉल, हम टॉल की ही ले लेते हैं, ठीक है, टॉल। कंपैरेटिव में हम ER तब लगाते हैं यानी कि जब हम सिर्फ दो लोगों की बात करें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी अली की और अहमद की। सो अली अहमद से लंबा है, सो जब दो लोगों की बात करेंगे तो हम लगाएंगे ER, अली इज़ टॉलर देन अहमद। अगर मैं पूरी क्लास या पूरी दुनिया में बात कर रही हूँ कि जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो जब मैं एक ख़ास यानी कि सब में से एक बंदे को निकाल रही हूँ तो वो EST लगाएंगे। अगर मैंने पूरी क्लास में बोला है तो अब EST यूज़ होगा, अगर मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ तो अब भी EST यूज़ होगा। अब ये चीज़ क्लियर है। तो अब ये था आपका एडजेक्टिव। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे लिखा हुआ है खूबी बयान करें। शी हैज़ अ ड्रेस, अगर मैं ब्यूटीफुल को काट देती हूँ, ठीक है, शी हैज़ अ ड्रेस, उसके पास ड्रेस है। कैसा ड्रेस है? खूबसूरत ड्रेस है, ब्यूटीफुल ड्रेस है। और वो ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा? उसकी खूबी बता रहा है, उसकी ड्रेस का बता रहा है कि उसकी ड्रेस खूबसूरत है, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। अली इज़ अ बॉय, बॉय तो है लेकिन वो कैसा बॉय है? स्मार्ट बॉय है, तो वो एडजेक्टिव है। आई ब्रॉट अ रेड कार, मैंने कार तो ख़रीदी है लेकिन कार का रंग कैसा है? लाल, रेड, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी की खूबी बताना या खामी बताना, तो वो सब एडजेक्टिव में आएगा। अब इसका दो टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST, और वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिवल फ्रेज़, जैसे फ्रेज़ जुमला। अब पहली अगर हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, ये वाली, द बॉय इन द ब्लू शर्ट। अभी हमने लड़का जो है उसने ब्लू शर्ट पहनी है, इज़ माई ब्रदर। वो लड़का जो ब्लू रंग की उसने शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है। तो अब ये ब्लू शर्ट क्या था? एडजेक्टिव था। इसके आगे वाला जो फ्रेज़ होगा वो इस जुमला जो है वो फ्रेज़ कहलाएगा, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज़, ठीक है। यानी कि वो जो ब्लू शर्ट थी वो उस लड़के को डिस्क्राइब कर रही है। द हाउस ऑन द कॉर्नर, क्या था? कॉर्नर, एक कोने में घर है, वो पुराना है, बहुत पुराना है। कोना क्या था? एडजेक्टिव, और उसके आगे जो होता है वो उसकी फ्रेज़ के बन जाएगी। द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, लंबे बाल उसने प्राइज़ जीता, तो ये लंबे बाल उस लड़की को बयान कर रहे हैं, उस लड़की की क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसी है, लंबे बालों वाली, ठीक है। तो ये थे आपके एडजेक्टिवल फ्रेज़, और यहाँ पे आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अब इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट मी। और आपके जो करेक्टर स्केच हैं वो तो लाजमी आएंगे, और उन करेक्टर स्केच की वीडियोज़ मैंने लगाई हुई हैं शॉर्ट्स में, सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। सो डन।